हम्म। हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ बसंत जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम यूडीसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूडीसी बोले तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। नवरत्न जी गुड आफ्टरनून, मनोरमा जी गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, आज चर्चा करने वाले हैं इस यूडीसी से रिलेटेड, और यूडीसी से देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से देखे जैसे हम बात करें तो फीड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ हेनरी ला फोंटेन और पॉल आउटलेट, जो कि यूडीसी के जनक कहे जाते हैं या यूडीसी के निर्माता इनको कह सकते हैं हम, इनके बारे में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही हम बात करेंगे यूडीसी का जो विकास है या यूडीसी का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से किया गया था, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, निकिता जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज की देखिए इस सेशन में हम इस यूडीसी को यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूडीसी की, और यूडीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यूडीसी को हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी में अगर इसी की बात करें तो इसी को हम कह सकते हैं सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं, सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति के नाम से। और सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो सबसे पहले देखिए हमें चर्चा करनी होगी उन व्यक्तियों के बारे में जिनके द्वारा इस यूडीसी का निर्माण किया गया था या इस यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाया गया था। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि इस यूडीसी की जो देखभाल है या इनका जो क्रियान्वयन है वो किस संस्था के द्वारा किया जा रहा था। जैसे कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि फीड जो है वो काफ़ी दिनों तक इस यूडीसी का प्रकाशन करता है और इस यूडीसी की देखरेख भी करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में फीड जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि फीड का वर्तमान समय में कोई अस्तित्व नहीं है। सन 2002 के बाद की अगर मैं बात करूं तो 2002 के बाद फीड का एक तरीके से पूर्ण रूप से जो अस्तित्व था वो खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में इस यूडीसी को संभालने का जो कार्यक्रम है या संभालने का जो कार्य है वो यूडीसीसी के द्वारा किया जा रहा है। यूडीसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टिया। ये यूडीसीसी जो है ये वर्तमान में किसकी देखभाल कर रहा है भाई? वर्तमान में अगर हम करें देखभाल की बात या बात करें हम इसके कॉपीराइट की, तो वर्तमान में इसका कॉपीराइट यूडीसी कंसोर्टिया के पास है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम उन व्यक्तियों के बारे में, या हम बात कर लेते हैं उस संस्था के बारे में जिसके द्वारा इस यूडीसी का निर्माण किया गया। तो यहाँ नाम सामने आता है हमारे पास सबसे पहले फीड का। फीड भी एक संस्था थी जिसे स्टार्ट करते समय एक अलग नामकरण दिया गया था, एक अलग पर्पज से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में जाके ये क्या बन जाती है भाई, यही फीड जो है वो आपके यूडीसी का आधार बन जाती है। एक तरीके से इस यूडीसी को प्रकाशित करने का कार्य करती है, और इसका प्रथम संस्करण जो है वो यूडीसी के फीड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दो चार जो बातें महत्वपूर्ण है वो हम शामिल कर लेंगे किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से फीड के बारे में। सबसे पहले देखिए हम फीड के बारे में चर्चा करेंगे, FID के बारे में। नाम सुना होगा आपने फीड का, FID। अब इसी फीड के बारे में देखिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है या कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो देखो हमें इसके नामकरण की नामकरण के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम रखा गया है या किस नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो हम यहाँ से शामिल करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय में इसके नामकरण की, तो वर्तमान में देखो फीड का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। वर्तमान समय के नाम की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो वर्तमान में इसका नाम क्या हो जाएगा, कि वर्तमान में इसका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में इस फीड को, यानी कि वर्तमान में तो देखिए इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 2002 में इसका अस्तित्व क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब लास्ट टाइम इसका जो नाम रखा गया था वो नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल
फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नाम से इसका जो संचालन है वो किया जा रहा था लास्ट समय तक, ठीक है। अगर हम बात करें इस फीड के निर्माण की, तो यहाँ से देखो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इस फीड का जो निर्माण है दोस्तों, वो फीड का निर्माण या इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको यहाँ से एक डेट ध्यान रखनी है, 12 सितंबर। कितनी सितंबर, तो आपको ध्यान रखना है 12 सितंबर, और 12 सितंबर 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 1895 को इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो कहाँ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर भाई, ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई थी। बेल्जियम जो है दोस्तों, अगर राजस्थान में अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो राजस्थान में एक प्रश्न भी पूछा जाता है, जो ग्रीन ग्लास है यानी कि हरा कांच है, और हरा कांच जो आपके जवाहरात में आता है, उसी जवाहरात का जो ग्रीन ग्लास या हरे कलर का जो कांच होता है वो बेल्जियम से आयात किया जाता है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी क्या कर दी गई भाई, इसकी स्थापना कर दी गई। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, दो व्यक्ति आते हैं इसकी स्थापना में, महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कौन निभाते हैं, दो व्यक्ति रहते हैं। दोनों व्यक्ति पैसे से जो है वो दोस्तों वो वकील रहते हैं, ठीक है ना। और ये दो वकील मिलकर क्या करते हैं, इस फीड की स्थापना करती है। पहले नाम, अगर मैं पहली बात करूं यहां से, तो दो व्यक्तियों में पहला नाम है हेनरी लॉ फॉन्टेन, हेनरी लॉ फॉन्टेन, हेनरी लॉ फॉन्टेन, और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है पॉल आउटलेट, पॉल आउटलेट। हेनरी लॉ फॉन्टेन और पॉल आउटलेट। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, बेसिक से बातें करें हम यहाँ से। हेनरी लॉ फॉन्टेन है, इनका जन्म होता है 1854 में। कब होता है भाई, 1854 में, 1854 में, और 1943 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका जीवन काल रहता है 1854 से 1943 तक। इसके साथ ही मैं बात करूँ यहाँ से पॉल आउटलेट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इनका जो जीवन काल है दोस्तों वो 1868 में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है, 1868 में, और ये ठीक इनके एक वर्ष बाद क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1854 से 1944 तक इनका जीवन काल रहता है, 1868 से 1944 तक इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। थोड़ा सा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, बात कर लेते हैं किसके बारे में, फीड के बारे में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फीड की जब स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम इंटरनेशनल, हाँ, ग्रीन ग्लास एक OCLC की सेवा भी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने यहाँ से ममता जी बताया है। ग्रीन ग्लास की मैं बात वैसे कर रहा हूँ जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे इंडिया की बात करूँ मैं यहाँ, तो इंडिया में जो औरतें जो गहने या हीरे जवाहरात जो पहनती है, उन हीरे जवाहरात के लिए जो ग्रीन ग्लास आता है, हरे कलर का कांच आता है, वो कांच बेल्जियम से आयात किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेल्जियम काफ़ी फेमस है। और आपने जैसा कि लाइब्रेरी साइंस से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो भी आपने बताया, ग्रीन ग्लास जो है दोस्तों वो OCLC की सेवा है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ से कंफर्म करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसा कि मैंने आपको OCLC में ये सारी चीज़ें बताई भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जब फीड की स्थापना की गई थी उस समय इस फीड का नाम क्या रखा गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि फीड की स्थापना जो है वो IIB के रूप में की गई थी। यानी कि किस रूप में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है दोस्तों, फीड की स्थापना किस रूप में, IIB के रूप में, ठीक है ना। IIB, और IIB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। किस नाम से की गई थी, तो IIB के नाम से। IIB बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से इस फीड की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब, यानी कि इसका जो नामकरण है दोस्तों, शुरुआत में जब हम बात करें 1895 की, उस समय इसका नाम क्या रखा गया था, IIB रखा गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से इसकी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ से, इसकी जब स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था दोस्तों, कब की बात कर रहा हूं मैं, स्थापना के समय इसके मुख्यालय की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो दोस्तों वो कहाँ रखा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ से, इसके मुख्यालय या इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था दोस्तों, वो स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था,
तो आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय रखा गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात ये जो इसका मुख्यालय है, ये मुख्यालय क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है। और ये नया मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये जो मुख्यालय है दोस्तों, इसी मुख्यालय को 1934 में इसका जो है मुख्यालय को चेंज कर दिया गया था, या इस मुख्यालय को परिवर्तित कर दिया गया था। और परिवर्तित करके इसको कहाँ रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसको परिवर्तित करके हैग नीदरलैंड ले जाया गया था। कहाँ पर भाई, हैग नीदरलैंड में। और कब ले जाया गया था, तो 1934 में, यानी कि 1934 में इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है इसके हेडक्वार्टर का, इसके मुख्यालय का। आगे देखिए यहाँ से बात आती है, तो यहाँ से कई बार अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो कई बार इसका जो नाम है दोस्तों इस फील्ड का वो परिवर्तित कर दिया गया था। कई बार इसका नाम जो है वो दोस्तों परिवर्तित किया गया, और वो नाम भी जो है दोस्तों किस प्रकार से परिवर्तित किया गया था उसके बारे में भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बेसिक से जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो 1931 में इसका जो नाम है, जैसे ममता जी का जवाब आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, बहुत अच्छा स्कोर आपका आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है पहली बार जब इसका नाम रखा गया था उस समय इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम आईआईबी था। ठीक है ना, आईआईबी बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईबी नहीं था, ये आईआईडी के नाम से रखा गया था। ठीक है, 1931 में इसका नाम चेंज किया गया था और ये आईआईडी रखा गया था। पहले किस नाम से, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है पहले इसका नाम जो है दोस्तों वो क्या रखा गया था, पहले स्थापना के समय तो इसका नाम क्या था, आईआईबी था। ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से, आईआईबी के नाम से। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आगे अगर हम बात करें आईआईडी की, तो आपको ध्यान रखना है कि आईआईडी जो नामकरण है दोस्तों ये 1931 में दिया गया था। ये पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। डॉक्यूमेंटेशन के नाम से इसकी स्थापना की गई। और एक तरीके से बात करें हम यहाँ फीड की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है फीड एक प्रकार से क्या है भाई, फीड एक प्रकार का प्रलेखन केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, यहाँ से पहली बात आ जाती है। दूसरी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ से किसके बारे में, तो बात आ जाती है यहाँ से 1937 की। ठीक है ना, 1937 की बात, और 1937 में इसका नाम जो है दोस्तों वो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया था। यहाँ से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन था, आगे क्या चल गया इसमें, आगे इसमें फेडरेशन शब्द जुड़ गया। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन के नाम से इसकी क्या कर दी गई भाई, स्थापना कर दी गई, या इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया। तो दूसरी बार जब इसका नाम परिवर्तित किया जाता है तो वो कब किया जाता है, 1937 में। किस नाम से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन के नाम से इसका नाम जो है वो पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है। कब परिवर्तित कर दिया जाता है, तो 1937 में। इसके बाद में अगर मैं चर्चा करूं यहाँ से तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, लास्ट और अंतिम बार जो इसका नाम परिवर्तित किया गया था वो अंतिम बार इसका नाम 1988 में परिवर्तित किया गया था। कब भाई, 1988 यानी 1988 में इसका नाम जो है दोस्तों वो अंतिम बार परिवर्तित किया गया था। और ये नाम जो है दोस्तों वो क्या रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो नया नाम है वो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपको जो प्रश्न है या क्वेश्चन जो है वो बेसिक से भी पूछा जा सकता है कि इस फील्ड में इंफॉर्मेशन शब्द जो है वो किस वर्ष ऐड किया गया था। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा प्रश्न आपका इफ्ला के बारे में पूछा जाता है कि इफ्ला में इंस्टीट्यूशन जो शब्द है वो किस वर्ष ऐड किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसमें आपका इंफॉर्मेशन शब्द जो है वो किस वर्ष ऐड किया गया था, तो 1988 में इसमें इंफॉर्मेशन शब्द ऐड कर दिया गया था। तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड
इंफॉर्मेशन एंड क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसमें यानी कि इस फीड में जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो इंफॉर्मेशन शब्द किस वर्ष ऐड किया गया था। आप यहाँ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1988 में, 1988 में, 1988 में फीड में, 1988 को फीड में, 1988 को फीड में, फीड में इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया। इंफॉर्मेशन शब्द ऐड किया गया या शब्द जो है वो जोड़ा गया, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जोड़ा गया, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ से कंफर्म करनी है किसके बारे में, फीड के बारे में। एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूँ किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो। यूडीसी की हम बात करें, यूडीसी का वर्तमान समय में की अगर मैं बात करूँ, जब तक ये अस्तित्व में था उस समय तक इसका नाम था आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसी को हम सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों एक प्रलेखन केंद्र के रूप में या एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में फीड के नाम से की गई थी। फीड बोले तो यानी कि इसकी जो स्थापना है वो स्थापना किस वर्ष, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में कहाँ की गई, ब्रुसेल्स में करने वाले दो व्यक्ति थे, हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल आउटलेट। यहाँ से इसकी जो स्थापना है वो आईआईबी के रूप में होती है, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, स्थापना के समय तो ब्रुसेल्स में रखा जाता है, लेकिन बाद में जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये परिवर्तित करके आपका कहाँ लाया जाता है, तो हैग नीदरलैंड में लाया जाता है, ठीक है। इसके साथ में हमने बात की यहाँ से किसके बारे में, इसका नाम परिवर्तित के बारे में। तो कई बार इसका नाम जो परिवर्तित किया गया है, जैसे कि पहली बार इसका नाम रखा गया था आईआईडी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये 1931 में इसका नामकरण जो है वो चेंज किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका जो दूसरी बार नामकरण है वो 1937 में चेंज किया गया था, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया था। यानी कि इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये फेडरेशन शब्द जो है वो नया ऐड किया गया था, ठीक है ना, 1937 में। ऐसे ही इसमें इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो 1988 में ऐड किया गया था, यानी कि इसका जो नामकरण है वो स्थायी रूप से इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रखा गया था। इतनी बात आपको यहाँ से क्लियर रखनी है। इसके साथ ही आपको पूछा जा सकता है यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1988 को, कब भाई 1988 को फीड में क्या जोड़ा गया था, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो फीड में ऐड किया गया था, कब भाई 1988 में, ठीक है ना। इसके साथ ही देखिए और बातें कर लेते हैं, और जो बातें महत्वपूर्ण होगी दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ। तो कई वर्षों तक जो है दोस्तों फीड जो है वो क्या है, फीड जो है वो क्या करता है, यूडीसी का प्रकाशन भी करता है, ठीक है ना। एक वर्गीकरण पद्धति आती है यूडीसी, जिसका निर्माण जो है 1905 में किया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ से। तो एक वर्गीकरण पद्धति है फीड, सॉरी यूडीसी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यूडीसी जो है दोस्तों उस यूडीसी का स्वामित्व है, यानी कि हम बात करें इस यूडीसी की या इस यूडीसी का स्वामित्व है और इसकी देखभाल, तो इस यूडीसी के यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों, तो इस यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का कई वर्षों तक जो है दोस्तों क्या किया गया, तो कई वर्षों तक इसका जो प्रकाशन है, कई वर्षों तक इसका जो प्रकाशन है दोस्तों, वो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो कई वर्षों तक इसका प्रकाशन जो है दोस्तों, कई वर्षों तक इसका प्रकाशन जो है दोस्तों वो किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है फीड के द्वारा किया गया। कई वर्षों तक इसका प्रकाशन कौन करता है, तो आपका फीड करता है। और मैं बात करूं यहाँ से एक अंदाजन रूप में, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से 1905 से लेकर, यानी 1905 से लेकर लगभग 1990 तक इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो कौन करता है, आपका फीड करता है। इस यूडीसी का प्रकाशन कौन करता है, फीड करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी, बात कब की आती है, 1 जनवरी 1992, यानी कि 1 जनवरी सन 1992 को और 1 जनवरी सन 1992 को इसका जो कॉपीराइट है किसका, आपके यूडीसी का, तो यूडीसी का कॉपीराइट यूडीसी कंसोर्टियम के पास चला जाता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से कब भाई, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1992 को यूडीसी का कॉपीराइट, किसका, यूडीसी का कॉपीराइट या इसी को हम क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट
या फिर इसी को हमें ये क्या कह सकते हैं, यूडीसी का स्वामित्व है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी सन 1992 को यूडीसी का जो कॉपीराइट है वो यूडीसीसी के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, यूडीसीसी के पास, यूडीसीसी के पास। यूडीसीसी का पूरा नाम है, जैसे कि आप यूडीसी का पूरा नाम जानते हो, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और अंतिम जो सी है उसका नाम है कंसोर्टिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है किसके पास चला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यूडीसी कंसोर्टियम के पास, यूडीसी कंसोर्टियम। यूडीसी कंसोर्टियम के पास चला जाता है, ठीक है ना। किसके पास, यूडीसी कंसोर्टियम। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो वर्तमान में भी यूडीसी को अपडेट करने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है, और वर्तमान में इसकी देखभाल ये है, इसका स्वामित्व है, साथ ही साथ इसका जो प्रकाशन है या इसमें अपडेशन का जो कार्य है वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूडीसी के द्वारा किया जा रहा है। ये बात यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या बना दिया गया, कंसोर्टियम बना दिया गया, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं यहाँ से, तो सन 2002 में, कब भाई, सन 2002 में, सन 2002 में फीड को क्या कर दिया गया था, सन 2002 में फीड को समाप्त कर दिया गया था। फीड को क्या कर दिया गया, फीड को समाप्त कर दिया गया। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि सन 2002 में फीड का जो अस्तित्व था उसको खत्म कर दिया गया था, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए, जैसा कि मैंने इनके जो जनक है यानी कि हेनरी ला फोंटेन और पॉल आउटलेट के बारे में हमने बात की यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि हेनरी ला फोंटेन जो है, उस हेनरी ला फोंटेन को प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में 1913 में एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, और ये नोबेल प्राइज जो है वो हेनरी ला फोंटेन को दिया गया था। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यह जो नोबेल प्राइज है वो डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखन के क्षेत्र में दिया गया था। एक इम्पोर्टेंट बात है ये, तो आपको ध्यान रखना है 1913 को, यानी कि 1913 की हम बात कर रहे हैं, 1913 1913 को क्या कर दिया गया भाई, 1913 को हेनरी ला फाउंटेन को, हेनरी लॉ फोंटेन और हेनरी लॉ फोंटेन को क्या कर दिया जाता है, तो हेनरी लॉ फोंटेन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है नोबेल प्राइज दिया जाता है। और ये नोबेल प्राइज जो है दोस्तों, नोबेल प्राइज, और ये नोबेल प्राइज या नोबेल जो पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार आपका किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में। डॉक्यूमेंटेशन या इसी डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम प्रलेखन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्रलेखन के नाम से, प्रलेखन ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रलेखन के नाम से, डॉक्यूमेंटेशन या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रलेखन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, प्रलेखन। तो प्रलेखन के क्षेत्र में इन्हें 1913 को इंसडॉक को 2002 में बंद कर दिया गया। नहीं भाई, इंसडॉक को 2002 में बंद कहाँ कर दिया गया, अच्छा इंसडॉक को बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंसडॉक का बंद नहीं किया गया था, उसको इंसडॉक का जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया था, और नया नाम जो है वो क्या दे दिया गया, आपका नया नाम इसको निष्क्रिय दे दिया गया था, ठीक है ना। इंसडॉक को बंद नहीं किया गया, उसका नाम परिवर्तित करके उसको क्या बना दिया गया है, निष्क्रिय बना दिया गया है, ठीक है। और भी 2002 से रिलेटेड कई बातें हैं, आप जैसे मुझे बता सकते हो। हाँ, तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया गया, और नोबेल पुरस्कार भी किसके क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना है कि हेनरी ला फाउंटेन को दिया गया था 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, ठीक है। इसके साथ ही और बात कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिए अब बात जो करने वाले हैं वो यूडीसी से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है ना। यूडीसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, किससे रिलेटेड भाई, यूडीसी। और यूडीसी बोले तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए बात आती है सन 1895 को, और 1895 में एक संस्था आती है, कौन सी भाई, आईआईबी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। और ये आईआईबी क्या करती है दोस्तों, इस आईआईबी संस्था की स्थापना की जाती है। यानी कि यूडीसी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1895 में एक संस्था आती है,
कब भाई? 1895 को। और ये संस्था जो है दोस्तों वो किस नाम से आती है, या इस संस्था की स्थापना जो है वो किस नाम से? तो आईआईबी के नाम से की जाती है, ठीक है ना। आईआईबी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, जो कि आगे जाके क्या बन जाती है? आपकी फील्ड बन जाती है। और इस संस्था के द्वारा दोस्तों सन 1905 में, इस संस्था के द्वारा क्या कर दिया गया? इस संस्था के द्वारा 1905 में किसका निर्माण किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इस संस्था के द्वारा सन 1905 में क्या कर दिया गया? तो उस संस्था के द्वारा 1905 में डीडीसी के 5वें संस्करण को, डीडीसी के 5वें यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 5वें संस्करण को आधार बनाकर किसका निर्माण किया गया? तो 5वें संस्करण को आधार बनाकर यूडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बात कर रहे हैं हम यूडीसी की, और यूडीसी जो है दोस्तों, यूडीसी की शुरुआत किस प्रकार से होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1895 में एक संस्था की स्थापना की जाती है। ये संस्था आईआईबी थी, और इस संस्था ने 1905 में किसको आधार बनाकर? तो आपको ध्यान रखना है, इस संस्था ने 1905 में डीडीसी के 5वें संस्करण को, डीडीसी के 5वें संस्करण को, 5वें संस्करण को आधार बनाकर, 5वें संस्करण को आधार बनाकर, संस्करण को आधार बनाकर, और 5वें संस्करण को आधार बनाकर ये क्या करते हैं? आधार बनाकर यूडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित करते हैं। किसका भाई? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आधार बनाकर किसका? तो आपको ध्यान रखना है यूडीसी का प्रथम संस्करण जो है आधार बनाकर क्या करते हैं? यूडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित करते हैं, प्रथम संस्करण प्रकाशित करते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूडीसी का निर्माण जो है वो डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी का जो 5वां संस्करण है, उस 5वें संस्करण पर यूडीसी का आपका यूडीसी आधारित है, या फिर यूडीसी का प्रथम संस्करण आधारित है। यह बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आराम से याद रह जाएगा, समझ में आ रहा है आपको भली प्रकार से। सबसे पहले हम यूडीसी की बात करें। यूडीसी का निर्माण जो है दोस्तों, एक संस्था आती है, एक संस्था की स्थापना की जाती है। संस्था का नाम है आईआईबी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। और ये संस्था 1905 में क्या करती है? तो ये संस्था 1905 में डीडीसी के 5वें संस्करण को आधार बनाकर क्या करती है? यूडीसी का प्रथम संस्करण जो है वो प्रकाशित करने का कार्य करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो यूडीसी के अब तक कुल 7 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। जैसा कि भारत की भी एक वर्गीकरण पद्धति है, इंडिया की एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि 7 संस्करणों में प्रकाशित है। वैसे ही कौन सी स्कीम है? ठीक वैसे ही आपकी यूडीसी है, जो कि अब तक कुल 7 संस्करणों में प्रकाशित की गई है। 7 संस्करणों की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 4 तो इसके फुल एडिशन आ चुके हैं, यानी कि पूर्ण संस्करण है। और मैं बात करूँ यहाँ से, तो 3 इसके संक्षिप्त संस्करण या एब्रिड एडिशन जो है वो प्रकाशित किए जा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 महत्वपूर्ण संस्करण कौन कौन से हैं, यानी कि फुल एडिशन जो है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ से आपके 3 जो एब्रिड एडिशन है, इसके संक्षिप्त संस्करण है, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 4 संस्करणों के बारे में। और 4 संस्करण जो है दोस्तों वो कब कब और किस वर्ष प्रकाशित किए गए हैं, इनके बारे में भी क्या कर लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि डीडीसी जो है दोस्तों किस प्रकार की पद्धति है, तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी एक क्या है? लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति है। किस प्रकार की? लगभग परिगणनात्मक। इस डीडीसी का प्रथम जो एडिशन आता है वो आपका पूर्णतः परिगणनात्मक यानी कि फुली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम पे आधारित था। लेकिन डीडीसी के दूसरे संस्करण के बाद इसके जो जितने भी संस्करण आए हैं, जितने भी एडिशन आए हैं, वो लगभग परिगणनात्मक पद्धति पर आधारित थे। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसमें फैसेट्स का निर्धारण किया गया है यूडीसी में। और यहाँ इसके जो सभी संस्करण है दोस्तों, वो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति पर क्या है भाई? पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए आपको कि यूडीसी किस प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इस पद्धति में लगभग पक्षात्मक के साथ साथ आपको ध्यान रखना है क्या भाई? इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है।
किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग या मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग जो है वो किया गया है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिक्स्ड नोटेशन, आपने नोटेशन जैसे पिछली क्लास के माध्यम से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको बिल्कुल डिटेल में कितने प्रकार के नोटेशन होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका बताया आपका प्योर नोटेशन और दूसरा आपका मिक्स्ड नोटेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, आपको पूछे गए हैं एग्जाम में, पिछली एग्जाम्स में, और यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, यहाँ से कंफर्म करनी है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम यूडीसी के अब तक कुल कितने संस्करण। तो आपको ध्यान रखना है यूडीसी के कुल 7 संस्करण। यूडीसी के कुल कितने संस्करण? तो आपको ध्यान रखना है कुल 7 संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। 7th एडिशन जो है दोस्तों आपका 7th एडिशन जो है अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। कुल 7 संस्करण, और इन कुल 7 संस्करणों का विभाजन अगर हम करें तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 तो पूर्ण संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। पूर्ण संस्करण 4 संस्करण तो इसमें क्या थे, फुल एडिशन थे, फुल एडिशन या पूर्ण संस्करण। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 3 इसमें क्या किए गए हैं, 3 इसमें संक्षिप्त संस्करण जो है वो प्रकाशित किए गए हैं। 3 इसमें क्या किए गए हैं, तो संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जाम का लेवल अगर बिल्कुल बेसिक हुआ तो आपको पूछ लेगा यहाँ से यूडीसी बीसी मिक्स नोटेशन। बिल्कुल ममता जी कह रहे हैं यूडीसी और बीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और बीसी का मतलब हो गया आपका बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, या इसी को हम ब्लिस क्लासिफिकेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों में मिक्स नोटेशन का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में भी आपके मिक्स नोटेशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो हम देखिए बात कर रहे हैं इसके जो भी एडिशन है उन एडिशनों का हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। और आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 4 संस्करण इसके पूर्ण रूप में और 3 इसके संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके जो पूर्ण संस्करण या फुल एडिशन प्रकाशित किए गए हैं उनके बारे में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका जो पहला पूर्ण संस्करण है दोस्तों वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका पूर्ण संस्करण जो है वो प्रथम पूर्ण संस्करण, वो प्रथम संस्करण जो है दोस्तों वो किस वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रथम पूर्ण संस्करण जो है वो 1905 में प्रकाशित किया गया था। 1905 में इसका प्रथम पूर्ण संस्करण प्रकाशित किया गया था। और ये पूर्ण संस्करण जो है दोस्तों वो किस शीर्षक पर आधारित था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसका शीर्षक या इसकी हेडिंग क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है इसका शीर्षक क्या रखा गया था। तो आपको यहाँ से नाम ध्यान रखना है, मैनुअल ड्यू रिपीटेटरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ठीक है ना। किस नाम से, मैनुअल ड्यू रिपीटेटरी रिपीटेटरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सले, यूनिवर्सले के नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस संस्करण की भाषा या इसकी लैंग्वेज क्या रखी गई थी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस संस्करण की जो भाषा रखी गई थी दोस्तों वो भाषा यानी कि किस भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। हाँ जी, सही जवाब आपका। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसकी जो भाषा है वो भाषा क्या रखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रकाशन किया गया था, ये जो एडिशन वो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके जो प्रथम 2 संस्करण आते हैं वो दोनों संस्करण आपके फ्रेंच भाषा में आते हैं। इसका तीसरा जो संस्करण है वो आपके जर्मन भाषा में प्रकाशित किया जाता है। और इसका जो अंतिम फुल एडिशन या पूर्ण संस्करण है वो आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है। तो ये बात भी आपको यहाँ से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आगे हम कर लेते हैं दूसरे संस्करण के बारे में। इसका तो दूसरा फुल एडिशन जो है दोस्तों वो कब प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से आप भाषा नोट कर लेना भाई, इसका भाषा, और ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। आगे मैं चर्चा करूं यहाँ से इसी का कौन सा संस्करण भाई, दूसरा जो पूर्ण संस्करण है वो कब प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा एडिशन आ जाएगा, द्वितीय संस्करण। और ये द्वितीय संस्करण जो है दोस्तों वो किस वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय संस्करण जो है दोस्तों ये द्वितीय संस्करण 1927 में प्रकाशित किया गया था, 1927 में प्रकाशित किया गया था। अच्छा, इसका भी आपको ध्यान रखना है वही कार्य है कि इसकी एक तो इसका शीर्षक क्या रखा गया था या इसकी भाषा क्या थी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम इसकी भाषा की। तो इसकी भाषा जो है दोस्तों वो फ्रेंच रखी गई थी। कौन सी भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका शीर्षक, ठीक है ना।
और शीर्षक में क्या ध्यान रखना है, इसका शीर्षक क्या रखा गया था सेकंड एडिशन का, तो क्लासिफिकेशन ऑन डेसिमल यूनिवर्सल के नाम से इसका क्या रखा गया था, शीर्षक रखा गया था। क्लासिफिकेशन ऑन डेसिमल यूनिवर्सल, क्लासिफिकेशन ऑन डेसिमल यूनिवर्सल के नाम से इसका क्या रखा गया, इसका शीर्षक रखा गया था क्लासिफिकेशन ऑन डेसिमल यूनिवर्सल के नाम से। मैं बात करूं यहां से इसके तीसरे संस्करण की, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो तीसरा संस्करण है वो 1934 में प्रकाशित किया जाता है। किस संस्करण की हम बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ से, और आगे बढ़ने के साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका जो तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है, तृतीय जो संस्करण है वो तृतीय पूर्ण संस्करण की हम बात करें तो इसका तृतीय संस्करण, और ये तृतीय संस्करण जो है दोस्तों वो किस वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है 1934 में प्रकाशित किया जाता है, 1934 में प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इस संस्करण की जो भाषा थी दोस्तों वो, यानी कि इस संस्करण को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये जर्मनी भाषा में या जर्मन लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। बात करें यहाँ से इसकी भी शीर्षक की, तो ये शीर्षक आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और शीर्षक में आपको ध्यान रखना है डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से इसका क्या रखा गया था, शीर्षक रखा गया था, डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेसिमल क्लासिफिकेशन, और फ्रेंच भाषा में हम डेसिमल या डेसिमल को ही कैसे लिखते हैं और क्लासिफिकेशन को कैसे लिखते हैं, तो उसका विवरण मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार से इसका क्या था, शीर्षक था जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है ना। जर्मन लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश में सिमिलर ही है, वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से इसके चौथे पूर्ण संस्करण की, यानी इसके फोर्थ फुल एडिशन की, तो आपको ध्यान रखना है इसका चौथा या चतुर्थ जो पूर्ण एडिशन है वो कब प्रकाशित किया गया था, चतुर्थ संस्करण। और ये चतुर्थ संस्करण जो है दोस्तों वो किस वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है 1943 में, ठीक है ना। यहाँ 34 है और उसी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसमें भी आपको वही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो फोर्थ एडिशन जो है उसकी भाषा क्या थी, तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका शीर्षक या इसकी जो हेडिंग है दोस्तों वो शीर्षक या हेडिंग क्या रखी गई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका हेडिंग है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि वर्तमान स्वरूप में इसको जाना जाता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका क्या है भाई, वर्तमान में इसका संस्करण है, ठीक है ना। वर्तमान में इसका शीर्षक है या इसकी हेडिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसके 3 जो है दोस्तों वो संक्षिप्त एडिशन प्रकाशित किए गए थे, और 3 संक्षिप्त एडिशनों की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो कब कब उनका प्रकाशन हुआ है इसके बारे में भी हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 3 संक्षिप्त संस्करण है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यूडीसी के 3 संक्षिप्त संस्करण, 3 क्या हो जाएंगे भाई, संक्षिप्त संस्करण हो जाएंगे, 3 संक्षिप्त संस्करण। और ये किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है यूडीसी के जो 3 संक्षिप्त संस्करण थे उनके बारे में भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो पहला संक्षिप्त एडिशन आया था दोस्तों, प्रथम एडिशन, वो 1948 में प्रकाशित किया गया था। कब भाई, 1948 सन 1948 में इसका प्रकाशन किया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो इसका दूसरा जो एडिशन है दोस्तों वो 1957 में, और अगर मैं बात करूं यहाँ से तीसरा जो संक्षिप्त संस्करण है तो 1961 में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार से यूडीसी के कुल 7 संस्करण जो है दोस्तों उनका प्रकाशन किया गया था। संक्षिप्त जो संस्करण है या एडिशन, जो एब्रिड एडिशन है, उनका प्रकाशन छोटे व मध्यम आकार की जो लाइब्रेरीज है उनके लिए किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से बात करूँ मैं यहाँ से, तो अगर यूडीसी के बारे में कुछ और हम स्पेसिफिक बातों के बारे में ध्यान रखें, तो आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी का अब तक, जो यूडीसी आपकी, इस यूडीसी का अब तक 40 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। कितने भाषाओं में, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 40 भाषाओं में इसका क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन या इसका अनुवाद किया जा चुका है, ठीक है ना, 40 भाषाओं में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी में ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए
ठीक डीडीसी की तरह है 10 मुख्य वर्गों का सहारा लिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं डेकाकोटोमी विधि का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को, क्या ध्यान रखना है कि यूडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, यूडीसी में किसको भाई, संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए, ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए डीडीसी की तरह किसका सहारा लिया गया है, डेकाकोटोमी या 10 वर्गों में विभाजन पद्धति का सहारा लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से विभाजित करने के लिए किसका यूज किया गया है, तो डेकाकोटोमी विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डेकाकोटोमी विधि का प्रयोग किया गया है, ऐसा आप लिख सकते हो, विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डेकाकोटोमी का मतलब क्या होता है, 10 वर्गों में विभाजन। क्या होता है भाई, 10 वर्गों में विभाजन, 10 वर्गों में विभाजन, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ठीक यही डेकाकोटोमी जो है वो कहाँ यूज की जा रही है, हाँ 0 से 9, ममता जी बिल्कुल सही जवाब है। तो यह जो डेकाकोटोमी है वो भी कहाँ यूज की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज भी आपके डीडीसी में भी किया जा रहा है। ठीक है ना, तो डीडीसी से ही किसका निर्माण हुआ है, डीडीसी को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया गया था। वो नया रूप कौन सा था आपका, यूडीसी था। ठीक है ना, तो डीडीसी का ही सरल और संक्षिप्त रूप क्या है आपका, यूडीसी है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको यहाँ से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से मैं बात करूँ तो यूडीसी में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में, तो आपको ध्यान रखना है यूडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, कितने मुख्य वर्गों में, डीडीसी की तरह ठीक 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो इसकी जो मेन क्लास है, वो 4th मेन क्लास जो है वो वीकेंट रखी गई है, खाली रखी गई है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, जैसे डीडीसी में आपका 4th मेन क्लास जो है वो लैंग्वेज से संबंधित है, और यहाँ से आपका 8th जो मेन क्लास है, यानी कि देखो 4th जो मेन क्लास है वो किससे संबंधित है, लैंग्वेज से, और आपकी 8th जो मेन क्लास है वो किससे संबंधित है, तो वो लिटरेचर से। ठीक है ना, लेकिन यूडीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपका जो लैंग्वेज और लिटरेचर है दोनों को कहाँ रखा गया है, तो यहाँ पे 8th मेन क्लास में रखा गया है। ये बात भी आपको क्या रखनी है सर, यूडीसी 7 का रीप्रिंट आया है क्या, यूडीसी 7 का अभी रीप्रिंट नहीं आया भाई, 61 वाला जो रीप्रिंट है उसी को यूज किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, देखिए यहाँ से बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, यूडीसी के बारे में। और आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण ज्ञान जगत को किसमें, संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। 10 किसमें भाई, 10 मुख्य वर्ग या मेन क्लासेस में, 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गों में विभाजित किया गया है, पहली बात। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से, परंतु इसमें क्या ध्यान रखना है, परंतु इसमें 4th जो मेन क्लास है दोस्तों, परंतु इसमें 4th मेन क्लास को खाली रखा गया है। परंतु इसमें जो आपकी 4th मेन क्लास है या चौथी जो मेन क्लास है, 4th मेन क्लास को क्या रखा गया है, 4th मेन क्लास को खाली रखा गया है। मेन क्लास को क्या रखा गया है, 4th मेन क्लास को खाली रखा गया है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, खाली रखा गया है। आगे की जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्या 4th मेन क्लास को खाली रखा गया है। जैसे कि डीडीसी में 4th मेन क्लास कहाँ आती है, तो 4th मेन क्लास में क्या आता है, लैंग्वेज आता है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस लैंग्वेज को कहाँ शामिल किया गया है, यूडीसी में। तो यूडीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यूडीसी में आपका लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को 8th मेन क्लास में शामिल किया गया है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो आगे क्या ध्यान रखना है आपको कि भाषा और साहित्य को एक ही मुख्य वर्ग 8 में रखा गया है, परंतु इसमें 4th मेन क्लास को खाली रखा गया है। तथा भाषा और साहित्य, भाषा का मतलब लैंग्वेज और साहित्य का मतलब क्या हो गया, लिटरेचर। और भाषा और साहित्य को एक ही मुख्य वर्ग, साहित्य को एक ही मुख्य वर्ग
एक ही मुख्य वर्ग संख्या 8 में रखा गया है, ठीक है ना, 8 में रखा गया है या 8th में रखा गया है, ये बात भी आपको क्या रखनी है, यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी भली प्रकार से। इसके बाद में देख लीजिए हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो हम चर्चा करेंगे आपके यूडीसी के मेन क्लासेस के बारे में, ठीक है ना। तो दो चार बातें हम शामिल करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको यहीं विराम देते हैं, क्लास का जो टाइमिंग पीरियड है वो काफ़ी लेंथी हो गया है। तो एक नई क्लास के बाद में ठीक 2 मिनट बाद में आपसे फिर से आप पुनः रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।